स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है। पहले मैं पूरी ट्रांजैक्शन को एक बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कॉपी में इसको करूँगा क्वेश्चन को, फिर आप देखना इसको। ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर मैसेज विपिन ट्रेडर्स शो द इफेक्ट ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, काफ़ी बार आप कर चुके हो, 1,25,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, ये भी आपका हो चुका है पॉइंट पहले। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के, फर्नीचर ऑन क्या है, क्रेडिट, उन्होंने फर्नीचर खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। फिर मैंने कहा था अगर परचेज करोगे तो क्रेडिट में तो क्रेडिटर बनते हैं, क्या बनेंगे, क्रेडिटर। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर है, कॉस्टिंग कितने की थी, 7,000। बिल नंबर का है, कुछ नहीं करना है, तो बिल नंबर होता है जब सोल्ड करते हैं ना क्रेडिट में, तो बिल नंबर होता है 9,000 में। अब इसमें ये लिखा नहीं हुआ क्रेडिट में सोल्ड करा है, तो जैसे अब नाम दिया हो जाए सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने क्रेडिट में खरीदा। और दूसरे बिल नंबर तभी होता है जब क्रेडिट में खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं, क्रेडिट में, तो क्या रहेगा आपका, बिल नंबर रहेगा। पेड कार्टेज, पेड कैश टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, जो फर्नीचर परचेज किया था उसकी पेमेंट की है आपने। कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 है, सोल्ड कितने में करा, 12,000 में। रेंट रिसीव्ड है, और कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ है। ये पॉइंट है आपके जो आपने डालने हैं अब इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो पहली इक्वेशन है आपकी, ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे पहले आप लिखते हो। तो सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। खुद बताओ क्या होगा पहले इसमें, असेट्स में किसका अकाउंट खुलेगा, कैश का। तो कैश में 1,25,000 डालेंगे कैश के अंदर। अच्छा, इधर बताना क्या जाएगा, लायबिलिटी तो जीरो रहेगी, और कैपिटल में भी आप 1,25,000 डाल देंगे। फिर उसके बाद न्यू इक्वेशन 1,25,000, इधर भी लेंगे जीरो, प्लस 1,25,000। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, हमने गुड्स खरीदा है कैश में, तो कैश जा रहा है, कैश में से तो आप लेस करेंगे, ठीक है ना। कैश जा रहा है, स्टॉक आ रहा है, तो कैश के साथ किसका अकाउंट खोलेंगे हम, स्टॉक का, और स्टॉक में प्लस करेंगे 50,000। कैश जा रहा है, स्टॉक आपका आ रहा है, और यहाँ को चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हम डालते हैं जीरो प्लस ज़ीरो। फिर न्यू इक्वेशन 1,25,000 में से 50,000 हम लेस करेंगे, तो ये हमारा पास रह जाएगा आपका 75,000 प्लस 50,000, यहाँ करते हैं जीरो, प्लस 1,25,000। 1,00,000 कितना आएगा, 25,000, 75 प्लस 50 करके देखेंगे तो 1,25,000 आपका आता है। हाँ जी, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। फर्स्ट इक्वेशन द्वारा तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश माइनस स्टॉक प्लस, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो प्लस जीरो। फिर न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, या फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट में। अच्छा, तो पहले क्या आ रहा है, आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा ना, तो स्टॉक के साथ अकाउंट किसका को ओपन करेंगे, फर्नीचर का। और आपने खरीदा क्रेडिट में है, किस में खरीदा, क्रेडिट में, तो यहाँ क्रेडिटर, तो लायबिलिटी में किसका अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर का अकाउंट खोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसा करना, तो फर्नीचर आ रहा है, अमाउंट आपका है ये 10,000 का, ₹10,000 डाल देते हैं कि 10,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ किया है। तो फर्नीचर में तो आप 10,000 प्लस कर देना फर्नीचर के सामने, इस यहाँ नहीं करना, ठीक है, कि न्यू इक्वेशन के सामने कर दो, नीचे अलग सी इक्वेशन बन रही है ना, 10,000 फर्नीचर में आप प्लस कर दीजिए, और क्रेडिटर में भी 10,000। ये अगर गुड्स खरीदा होता फिर स्टॉक में प्लस हो जाता और क्रेडिटर में बन जाता। जैसे अभी स्टॉक वाली खरीदे आपने, एंट्री करी है ना, गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदा था, पहली बार आपने सेट्स क्रेडिट में खरीदा है, तो सेट्स खरीदो या गुड्स खरीदो, क्रेडिटर तो आपके बनेंगे ही ना। तो क्रेडिटर में 10,000 ऐड करोगे, इधर से फर्नीचर में ऐड करना, यहाँ को चेंज नहीं हो, यहाँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, यहाँ भी जीरो। फिर हम लेते हैं न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, इधर 10,000 प्लस 1,25,000, तो 1,35,000 हो गया। इधर भी देखेंगे तो 1,00,000 कितना आता है, 35,000 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर, हमने गुड्स बेचा है। जब गुड्स बेचता है तो क्या होता है बताना, पहले गुड्स जाएगा, कॉस्टिंग क्या थी 7,000, सोल्ड कितने में करा 9,000। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमने इसको क्रेडिट में बेचा है या कैश में सोल्ड करा है।
अब तो उसमें कैश कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं दे रखा ना कैश कहीं भी, और नाम दे रखा है। अगर कहीं नाम दे रखा है जैसे सोल्ड किया पारुल ट्रेडर को और कुछ भी ना कहे तो ये मान के चलेंगे क्रेडिट में सोल्ड किया है, इसमें सोल्ड हुआ है क्रेडिट में, केवल नाम नाम दिया हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ कहीं भी, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें सोल्ड किया क्रेडिट में। और जब हम सोल्ड करते हैं क्रेडिट में तो मैंने आपको कहा था कि एसेट्स में किसका अकाउंट खुलता है, डेटर का। तो यहाँ डेटर डाल देना, क्या डाल देना, डेटर, डेटर में दिखाना। अच्छा एक तो गुड्स पहले कॉस्टिंग बताओ कितने की है, कॉस्टिंग आपकी है 7000, 7000 तो स्टॉक में से माइनस करेंगे, ये तो 7000 यहाँ पे आपका माइनस हो गया, किस में से माइनस हुआ, स्टॉक में से। जो कॉस्टिंग होगी उससे स्टॉक कम होगा, क्या कम होगा, स्टॉक। अच्छा सोल्ड कितने में करा, 9 में, तो 9 के बनेंगे डेटर, 9 के क्या बनाओगे, डेटर, तो डेटर में 9000 डाल देना ऐसे करके, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, देखो 7000 का कितने में सोल्ड करा, 9000 में, तो 2000 का प्रॉफिट वो आप इसमें ऐड कर देना। चलिए फिर दोबारा करते हैं, हमने गुड्स बेचा है 7000 का, कितने में सोल्ड करा, 9000 में, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट कैसे पता लगा, पारुल ट्रेडर नाम दिया हुआ है। अब यहाँ कहीं बताया नहीं हुआ कि कैश में सोल्ड किया है, तो इसलिए हम क्रेडिट में मानेंगे। तो उसमें हम प्रॉफिट पहले देखो कितने का है, 7 का 9 में, तो 2000 का प्रॉफिट वो कैपिटल में आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो कॉस्टिंग है उस स्टॉक में से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और जो डेटर हैं वो आपके कितने के बनेंगे, 9000 के बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ को चेंज नहीं आया, क्या डालोगे, ज़ीरो, यहाँ पे जीरो, फिर न्यू इक्वेशन 75,000, 43,000, 10,000, 9,000 इक्वल टू, फिर यहाँ जीरो ले लेंगे, यहाँ पे 10,000 प्लस 1,27,000, तो 1,37,000 हो गया, इधर भी कितना हो गया, 1,75 प्लस 44 प्लस 9, तो 1,28,000 आएगा, इधर भी आपका देखो इतना ही आ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं एक बार, तो ये जो हमारा पॉइंट आपका आ गया 75, 43, 10, 9, इधर भी आपका आ गया 10 और 1,27,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं एक बार, पेड कार्टेज, पेड कार्ड, पेड रेंट, पेड वेजिस, पेड सैलरी, तो आपको बताया ही था, ये तो कैश माइनस और एक कैपिटल में से माइनस, कैश में माइनस कर दीजिए, कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, जिसमें कोई चेंज नहीं, वहाँ पे ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी क्या रहेगा, ज़ीरो। तो इस 100 कैश में से माइनस, 100 आपका कैपिटल में से माइनस कर देंगे, न्यू इक्वेशन आ जाएगी 74900 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, इधर आएगा आपका 10,000 प्लस 1,26,900, 1,26,900। हाँ जी समझ में आएगा पॉइंट सबको अच्छी तरह से। पेड कार्ट है जो, पेड रेंट हो, पेड वेजिस हो, पेड सैलरी हो, सब लॉस है। एक तो कैश में से माइनस होगा, कैश जा रहा है, और एक आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट पहली बार करोगे आप। अच्छा आर के फर्नीचर को अब हमने पेमेंट की है, फुल सेटलमेंट में दिए 9700। जैसे पहले देखो आर के फर्नीचर था कौन, पहले तो ये देखना है, आपने फर्नीचर ख़रीदा था ना, याद है, क्रेडिटर से ख़रीदा था, क्रेडिटर का नाम था आर के फर्नीचर, और ये फर्नीचर ख़रीदा हुआ था 10,000 का, हमने क्रेडिटर बने थे ना। अब इस क्रेडिटर की हमने पेमेंट की है, और कितनी पेमेंट की है, 9700, वो भी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब होता है कि उसको हमने आगे कुछ नहीं देना, उसका हिसाब जो है ना बिल्कुल उसकी पेमेंट क्लियर करनी है। कई बार क्या होता है, क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे देता है, जैसे क्रेडिटर को हमने 10,000 देने थे ना, और उसने हमें क्या किया कि फुल सेटलमेंट में हमें उसको कितने देने पड़े, 9700। ये क्या था, मैंने आपको कैश डिस्काउंट कराया था। कौन सा डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट होता है जो तुरंत पेमेंट करने पर, इमीडिएट पेमेंट करने पर, फास्ट पेमेंट करने पर मिलता है। उसने क्रेडिटर ने कहा भी आप ऐसा करो, मुझे ना आप 9700 दे दो और मैं अपना हिसाब क्लियर कर लूँगा। तो आपने क्या करना, अगर कहीं भी आ जाए फुल सेटलमेंट, जिसकी भी फुल सेटलमेंट हो रही है, जैसे किसकी हो रही है, आर के फर्नीचर की हो रही है ना, तो आर के फर्नीचर में से पूरा 10,000 माइनस कर देना, क्योंकि उसको हमने आगे कुछ नहीं देना। या जिसकी भी फुल सेटलमेंट होगी, चाहे डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो, उसमें से उसको पूरा माइनस कर दो, ठीक है। पूरा 10,000 माइनस कर दिया। अच्छा कैश कितना गया, 9700, ये कैश जा रहा है, कैश में से आप लेस करेंगे 9700, ये आप कैश में से माइनस कर देना। क्लियर हो गया इतना, जितना कैश जा रहा है कैश में से माइनस होगा, जिसकी फुल सेटलमेंट है उसमें से पूरा 10,000 माइनस हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो आपने 10,000 देने थे,
देने थे ना क्रेडिटर को, आर के फर्नीचर को, और आपने फुल सेटलमेंट में उसको कितना दे दिया, 9700 दे दिया, और आपने आगे उसको देना नहीं, तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। आप खुद कहोगे सर 10,000 देना था, दिया कितना हमने 9700 दिया, यानी 300 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का असर कहाँ जाता है, कैपिटल के ऊपर। वो आप कैपिटल में क्या करना, ऐड कर देना। कैपिटल में क्या करना, ऐड। दोबारा अगर फुल सेटलमेंट आ जाएगा, हाँ फुल सेटलमेंट नहीं आती ना, सीधा ही लिखा होता कैश पे टू आर के फर्नीचर, फिर तो कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस, बाकी क्रेडिटर का बैलेंस रह जाता 300, ये ध्यान में रखना। लेकिन फुल सेटलमेंट मतलब क्या है कि उसका हिसाब जो उसकी पेमेंट है ना बिल्कुल क्लियर करनी है। जिसकी क्रेडिटर की, क्रेडिटर में से पूरा 10,000 माइनस करोगे, कैश कितना जा रहा है 9700, प्रॉफिट कितना हुआ 300। अब इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, आपका क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, और यहाँ आपको बता ही दिया मैंने आपको पॉइंट, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पे हम, तो ये आपके पास आएगा 65200, माइनस कैश जा रहा है, कैश में माइनस करेंगे, प्लस 43,000, प्लस 10,000, प्लस 9,000। उसके बाद ये तो आपका जीरो हो गया, और ये आएगा 127,200, 127,200, बीच में इक्वल का निशान आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, जैसे पॉइंट समझ में आ गए सबको अच्छी तरह से। अच्छा, कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 की, सोल्ड कितने में करा, 12 में। हमने कैश सेल करी है, जब कैश सेल करोगे कैश आएगा, गुड्स आपका जाएगा। कॉस्टिंग पहले बताओ क्या है, कॉस्टिंग तो आपने गुड्स में से माइनस करनी है। ये गुड्स का स्टॉक का अकाउंट चल रहा है ना, स्टॉक में से आपने कॉस्टिंग 10,000 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा, 10 का कितने में सोल्ड करा, 12 में, तो 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जाएगा आपका कैपिटल में ऐड। प्रॉफिट कैपिटल में क्या करोगे, ऐड। कॉस्टिंग द्वारा तो 10,000 किस में से लेस करोगे, स्टॉक में से। प्रॉफिट कैपिटल में क्या करोगे, ऐड करोगे। अब आपने सोल्ड कितने में करा, 12,000 में, तो जो कैश आएगा, कैश कितना आएगा 12,000, वो आप कैश में प्लस करना। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कॉस्टिंग 10,000 की थी और सोल्ड कितने में कर दिया, 12,000 में सोल्ड कर दिया, तो पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। प्रॉफिट का असर कहाँ जाएगा, कैपिटल पे। कैपिटल में 2,000 क्या करोगे, ऐड करोगे। जो कॉस्टिंग है वो आपकी स्टॉक में से क्या होगी, माइनस होगी। तो कैश कितना आ रहा है, कैश सेल, कैश तो आएगा ना, कैश कितना आ रहा है 12,000। अब इनमें को चेंज, वहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो। अब न्यू इक्वेशन लेंगे फिर, तो 65200 में ऐड करेंगे 12,000, 77200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, इधर ज़ीरो, 129,200, 129,200। नेक्स्ट पॉइंट करें, रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव्ड हुआ 4,000। कैश आ रहा जा रहा है, पहले तो कैश आ रहा, कैश में प्लस, कैश में क्या करेंगे, प्लस। इधर से हम कैपिटल में भी प्लस करेंगे, यानी कैश प्लस और कैपिटल प्लस, जिसमें कोई चेंज नहीं है, वहाँ पे ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी क्या आएगा, ज़ीरो। दोबारा कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। रेंट रिसीव्ड है तो कैश में प्लस करोगे, कैपिटल में प्लस कर दोगे, तो आपको पहले बताया हुआ है। यानी इनकम है, कोई भी रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, तो ऐसे ही करना आपने। तो 81,200, 33,000 प्लस 10,000, 9,000, ज़ीरो, 133,200, 133,200। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के बारे में आपको बताया, ड्राइंग होती है। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश क्या होता है, कैश प्लस कैपिटल प्लस होता है, ठीक है, यही तो होता है ना। अब पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या रहेगा, एक तो कैश में से माइनस और एक कैपिटल में से माइनस, क्योंकि जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा तो कैश में प्लस होता है और कैपिटल में प्लस होता है। ऐसी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स कैश निकाल लिया तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो अब इसके बाद अब लास्ट फाइनल इक्वेशन है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ तो ज़ीरो चल ही रहा है। तो ये आएगा आपका, यहाँ पे जब निकालोगे 81 में से लेस करेंगे 78200, फाइनल इक्वेशन रहेगी अब आपकी 33,000, 10,000, 9,000, ज़ीरो, यह आएगा 130,200,
130200 कौन सी इक्वेशन आपकी आएगी, ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। और इसका टोटल करना, टोटल करके देख लेना, ठीक है, बराबर आएगा, इतना ही आएगा 130200 इक्वल टू 130200। और अगर बैलेंस शीट बनाने को गया तो बैलेंस शीट बनाना, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको खाली क्या बनानी है, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई भी मुश्किल पॉइंट तो नहीं लगा आपको। बस ना जाना, जैसे सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर था ना, जैसे नाम सोल्ड किया ट्रेडर को, हम नाम दिया हुआ, खाली कुछ नहीं बताया कैश में सोल्ड करा नहीं करा, तो हम किसको क्या मानते हैं, क्रेडिट में सोल्ड करा है, इसमें सोल्ड करा है क्रेडिट में। एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। और मैं आपको प्रिंसिपल भी साथ साथ करा रहा हूँ। तो आज का जो प्रिंसिपल आपका रहेगा वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, देखिए बिजनेस जब हम शुरू करते हैं ना, तो हम खाली 1-2 साल के लिए बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते। बिजनेस जो हमारा चलता है वो 10-15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, जब जब तक भी प्रॉफिट होता रहता है तब तक हम बिजनेस को रन करते हैं, यानी बिजनेस इज रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। बिजनेस को हम चलाते हैं लंबे टाइम के लिए। और अगर हम सही रिजल्ट निकालना चाहते हैं ना, यहीं सही प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं कि सही प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, वो तब निकलता है जब बिजनेस बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए। या ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड व्हेन बिजनेस इज कम्प्लीटली बाउंड अप। जब बिजनेस बिल्कुल क्लोज हो जाता है तभी उसका सही रिजल्ट वगैरह हम निकाल, सही रिजल्ट का पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। लेकिन अगर लंबे समय के बाद अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद सोचो क्या होगा। मान लीजिए आज आपने बिजनेस शुरू कर दिया और आप उसको 10 या 15 साल तक चला रहे हो ना, और आप कहते हैं चलो जी हम तो उसका 10 या 15 साल के बाद देखेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ, लॉस हुआ। और हो सकता है फर्स्ट ईयर से ही आपकी पोजीशन डाउन हो गई, आपको लॉस थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया। तो 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, 15 या 20 ईयर के बाद, तो आपको कितना लॉस हो जाएगा। और उस समय आपको खुद को भी आप वो नहीं कर पाओगे कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें। इसलिए उसने कहा कि अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे लंबे समय के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद, बहुत ही ज़्यादा लिटिल यूज़ हो जाएगा। किसके लिए, प्रोप्राइटर के लिए, मैनेजर वगैरह के लिए, जो भी आपकी पार्टीज होती है ना अकाउंट्स के अंदर, उन सब के लिए वो लिटिल यूज़ हो जाएगा, बहुत ही कम यूज़ रह जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे कोई करेक्टिव स्टेप लेने के लिए। यानी वहाँ पे वो उसको ठीक नहीं कर सकते, वहाँ तो सोचो उसका सब कुछ ख़त्म है, ये ध्यान रखना, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड ऑन दैट टाइम। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, बिजनेस को न का जो प्रॉफिट वगैरह है ना या रिजल्ट वगैरह है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद निकालें, थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या करें, कैलकुलेट करें। इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स के अंदर पूरी जो अकाउंट इसकी लाइफ होती है ना, उसको हम बांट देते हैं टाइम इंटरवल में। एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल। और 12 मंथ का पीरियड इसके लिए अडोप्ट किया गया है कि 12 मंथ के बाद प्रत्येक बिजनेसमैन ने, प्रत्येक फर्म ने अपने अकाउंट क्लोज करने हैं और सही प्रॉफिट वगैरह जो भी 1 साल का प्रॉफिट बनता है उसको कैलकुलेट करना है, निकालना है, ठीक है। और ये जो हमारा इंडिया में चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर कब तक चलता है, 31 मार्च तक ये अकाउंटिंग पीरियड है हमारा। इसके बाद 31 मार्च को अकाउंट्स बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। बैलेंस वगैरह आगे ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ पे हमारे जो अकाउंट्स क्लोज होके ट्रायल बैलेंस वगैरह बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाते हैं। इससे बिजनेस का क्या निकलता है, प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाता है। तभी वहाँ पता लग जाता है ना कि यार बिजनेस की उसकी क्या पोजीशन चल रही है, वो अपने आप को थोड़ा ठीक कर लेता है वहाँ पे। इसलिए आपने बताना है कि बिजनेस इज रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। और ट्रू रिजल्ट ऑफ द ट्रू रिजल्ट तभी कैलकुलेट हो सकते हैं जब बिजनेस बिल्कुल क्या हो जाए, बाउंड अप हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन आफ्टर लंबे टाइम के बाद अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिटिल यूज़ हो जाएगा, किसके लिए, प्रोप्राइटर वगैरह के लिए, मैनेजर वगैरह के लिए, क्योंकि वो उस समय वहाँ कोई करेक्टिव स्टेप नहीं ले सकते, वो काफ़ी लेट हो जाएंगे उस समय। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी लाइफ जो फर्म की होती है ना उसको टाइम इंटरवल में बांट देते हैं। और 12 मंथ का पीरियड इसके लिए अडोप्ट किया गया है। जैसे इंडिया में कब से चलता है, 1 अप्रैल से लेकर कब तक चलता है, 31 मार्च तक आपका चलता है। तो ये कंसेप्ट हो गया, कौन सा कंसेप्ट था ये, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये आपका कंसेप्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, नंबर 5 एक और कर लेते हैं। ये कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है इस कंसेप्ट के अंदर कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड वगैरह है ना, यानी जो प्रिंसिपल या मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए ईयर टू अनदर, यानी एक साल से, यानी 1 ईयर से दूसरे सेकंड ईयर में वो सेम होने चाहिए, उनको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, उनको दे शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो आप क्या कहेंगे
कि ये मेथड का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, दे शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन अगर हम मान लीजिए अगर कोई फर्म है वो अलग अलग मेथड का यूज़ करती है दो अकाउंटिंग पीरियड में, मान लो एक साल उसने कोई और मेथड लगाया, दूसरे साल कोई और मेथड यूज़ कर लिया, तो फिर वो क्या कर, जो प्रॉफिट होता है ना उसका करंट ईयर का, वो कंपेरेबल नहीं कर सकता किसके साथ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के साथ उसकी कंपेरेबल नहीं हो सकती। ठीक ना, जैसे कोई भी बिजनेसमैन क्या देखता है कि इस साल प्रॉफिट कितना और पिछले साल कितना था। लेकिन अगर वो अलग अलग मेथड यूज़ करेगा तो उसके प्रॉफिट में डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, वो फिर उसके साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता पिछले साल के प्रॉफिट के साथ इस साल का प्रॉफिट। ये ध्यान में रखना। इसलिए आपको मेथड को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, वो मेथड आपको सेम रखने चाहिए, बार बार मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए। तो आप कहना अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, दे शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन इफ ए फर्म अडोप्ट डिफरेंट मेथड इन टू अकाउंटिंग पीरियड, द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विल नॉट बी कंपेरेबल द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लेकिन अब इसका ये कोई मीनिंग नहीं है कि मान लो कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस वगैरह आ जाती हैं जिसमें आपको मेथड चेंज करना भी पड़ सकता है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी अकाउंटेंट को लगता है ना कि प्रॉफिट की अगर मेथड चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा, तो चेंज कर सकता है। पर ये कंडीशन है कि एक तो आपने उसको एक मेथड लेके बैठ गए, मान लो आपने एक मेथड चला रहे हो और आपके जितने कंपटीटर हैं वो दूसरे मेथड को अडोप्ट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग मेथड को बदल देना चाहिए। देखिए ये नहीं कि हर साल आप एवरी ईयर ही शुरू हो गए, यानी पहले साल अलग मेथड, नेक्स्ट अलग मेथड, उससे अलग नेक्स्ट मेथड, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने कहना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, दे शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इफ ए firm adopt different method into accounting period, the profit of the current year will not be comparable with the profit of the previous year. According to circumstances, मेथड आपका चेंज हो सकता है, लेकिन अगर अकाउंटेंट फील कर रहा है कि जो मेथड चेंज करने से वो बेटर हो सकता है, तो वो मेथड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल हो गए आपके। आज कौन कौन से कराए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की जो 12 मंथ का पीरियड आपका है पूरी लाइफ बिजनेस का, तो उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट और लॉस निकालने हैं। ये कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि लंबे समय के बाद अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे बिजनेस के टाइम के बाद तो फिर उसमें काफ़ी लिटिल यूज़ हो जाएगा, प्रोवाइडर वगैरह के लिए वो करेक्टिव स्टेप नहीं ले सकते। और एक कौन सा किया, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की जो मेथड है वो आपको बार बार चेंज नहीं करने हैं, वो सेम रखने हैं ईयर टू ईयर। अगर अलग अलग मेथड यूज़ करोगे तो आपका प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं होगा किसके साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, उसके रिजल्ट अलग अलग निकलेंगे आपके। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस वगैरह कहती हैं कि मेथड को चेंज करने से ज़्यादा बेटर हो रहा है, तो आप मेथड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन दो आपने कर लेने हैं। और एक क्वेश्चन आपको मैंने कौन सा कराया है, मैं ये क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को भी आपने कर लेना है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।